प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। ज्योति व फुले ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। मैं आपको वुमन सिस्टम पढ़ा रहा हूँ, जिसमें मैं पढ़ाते हुए आगे बढ़ करके वर्तमान में भोजन का पाचन, डाइजेस्टिव फूड्स चल रहा है। मैं यहाँ तक आपको कल बता के आ गया था कि किस प्रकार से हमारे शरीर में ऑर्गन्स पाए जाते हैं और किस तरह से भोजन का पाचन करते हैं। मुंह में 4 प्रकार के दांत होते हैं, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने का काम करते हैं। इसके साथ ही हमारी जीभ से लिसा और चिकना बनाती है, लाल ग्रंथियाँ 3 प्रकार की पाई जाती है, आदि आदि के बारे में मैं आपको बता चुका। आज थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा, ज़्यादा लिखने से संबंधित है। पहले मैं आपको डायजेस्टिव सिस्टम के बारे में थोड़ा सा यहाँ डायग्राम बना के बोलता हूँ। ये देखिए आपका ये आपका हो गया पित्ताशय, ये आपका आमाशय हो गया है। तो ऐसे कर देता हूँ। यहाँ पर ये आपकी बड़ी आँख शुरू हो गई। ये आपके मीडियम वाला है। यहाँ पे हो गई, यहाँ ये आपका अग्नाशय, ये आपकी बड़ी आँख हो गई है। और मैं इसमें आपसे नाम लिख देता हूँ। ये आपका हो गया आमाशय, ये आपकी अवयवी, बढ़िया, ये आपकी सीमा का बढ़िया, यहाँ से आपका मलाशय, ये आपका हो गया मलद्वार, ये हो गया आपका स्परियांग, ये आपका हो गया प्लीहा। इधर की तरफ आ जाइए, ये आपका हो गया पित्ताशय, ये हो गया यकृत, ये मध्य प्रदेश डायग्राम बिंदु,
ये अवरोही बढ़िया, अवरोही आगे बढ़िया है। ये आपका क्रमिक परिशिष्ट का है, क्रमिक ये आपका मैच है। ये आपका आमाशय हो गया, ये कटराधोधनी और ग्रसनी रेडी हो गई है। ये आमाशय हो गया, ऐसे हो गया, से हो गया, ये आपकी हुक्म प्रस्त होगी और इस प्रकार से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम आपको सामने दिखाई दे रहा है। और डाइजेस्टिव सिस्टम में मैंने कल आपको यहाँ तक लिखवा दिया था कि क्रमाकुंचन करता हुआ भोजन आमाशय में पहुँच जाता है और इसे क्या नाम से जठर अवरोधनी और कृषिका अवरोधनी के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अब इससे आगे लार वाले एंजाइम लार वाले एंजाइम कौन कौन से हैं? टाइलिन व एमाइलेज। लार्वल एंजाइम एमाइलेज मुख गुहा में ही कार्बोहाइड्रेट्स और जल का प्रदर्शन करते हैं। कार्बोहाइड्रेट तथा जल का अपघटन इन दोनों का कार्य होता है मुख के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स और जल का अपघटन शुरू कर देते हैं। मुख में 30% स्टार्च माल्टोज हो जाता है। मुख में 30% माल्टोज स्टार्च हो जाता है। जो माल्टोज होता है स्टार्च 30% माल्टोज मुख में ही 30% स्टार्च का पाचन होकर के माल्टोज में बदल जाता है। आमाशय में 3 प्रकार के एंजाइम पाए। आमाशय कितने प्रकार के एंजाइम? 3 प्रकार के एंजाइम, जिसमें म्यूकस, प्रोएंजाइम और पेप्सिन होते हैं। म्यूकस, पेप्सिनोजन। म्यूकस है, पेप्सिनोजन है, प्रोएंजाइम। तीन प्रकार के एंजाइम म्यूकस, पेप्सिनोजन और प्रोएंजाइम, ये तीनों प्रकार के एंजाइम हैं। ये प्रोएंजाइम तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है। HCl का स्राव होता है। इसका श्रवण होता है। अब उसके बाद में ये प्रोटीन का अपघटन करने वाले होते हैं। ये प्रोटीन का अपघटन करने वाले ये तीनों क्या करते हैं?
उत्सर्जन करने वाले एंजाइम होते हैं। शीशों में प्रोटीन को रेनिन में बदल जाता है। दूध का पाचन भी रेनिन के द्वारा शीशों में प्रोटीन रेनिन में बदल जाता है। इसमें बदल जाता है, शीशों में रेनिन में बदल जाता है। आमाशय में ऑक्सीडेटिव कोशिकाओं के द्वारा ऐसे निकलता है। आमाशय की ऑक्सीडेटिव कोशिकाओं से HCl का स्राव होता है। मैं पहले आपको कल यहाँ तक बता चुका था कि HCl, अब आपके सामने एक प्रश्न बन गया कि उन कोशिकाओं का नाम बताइए जो आमाशय में जठर रस या HCl का स्राव करती है। ऑक्सीडेटिव कोशिका आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न में कि जठर रस का pH बताइए, तो जठर रस का pH 1.2 होता है। pH पावर ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है? 1.2 होता है, जो भोजन को गलाने का काम करता है। ये बातें मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। आमाशय में भोजन कुछ घंटों तक संग्रहित रहता है। यहाँ तक की बात एक बार आप देख लीजिए। लार्वल एंजाइम जिसका नाम टाइलिन और एमाइलेज मुख में कार्बोहाइड्रेट्स और जल का अपघटन शुरू कर देते हैं। मुख में 20% स्टार्च माल्टोज में बदल जाता है। आमाशय में 3 प्रकार के एंजाइम ग्लूकास, पेप्सिडोजन और प्रोएंजाइम तथा हाइड्रोक्लोरिक का स्राव होता है। ये प्रोटीन का अपघटन करने वाले होते हैं। शीशों में प्रोटीन रेजिन में बदल जाता है। आमाशय की ऑक्सीडेटिव कोशिकाएं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है। यहाँ तक की बात आपके सामने आ गई होगी। अब इसके बाद में आमाशय में भोजन कुछ घंटों तक संग्रहित रहता है। मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ लिखा था मैंने आमाशय में 1 से 3 लीटर का भोजन और 3 से 4 घंटे का कितने घंटे में 1 से 3 लीटर तक भोजन रहता है और 3 से 4 घंटे तक भोजन आमाशय में संग्रहित रहता है। आमाशय में भोजन कुछ घंटों तक संग्रहित रहता है। आमाशय में भोजन कुछ घंटों तक संग्रहित रहता है। कुछ घंटे तक आमाशय में भोजन संग्रहित रहता है। मैंने आपको पहले बताया कि आमाशय के क्या क्या कार्य हैं। बाहर से आने वाले जो ग्रासनाल से होता हुआ भोजन आता है, उस भोजन को जठरावरोधनी के पश्चात आमाशय में ग्रहण किया जाता है। आमाशय के अंदर रसांकुर पाए जाते हैं जो भोजन को मूवमेंट कराते हैं। ऑक्सीडेटिव कोशिकाओं के द्वारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है जो भोजन को गलाने का काम करता है। आमाशय के अंदर ही भोजन की प्रारंभिक पाचन क्रिया शुरू होती है। आमाशय की दीवारों पर श्लेष्मकला कोशिकाएं पाई जाती हैं जो चिपचिपे स्राव या श्लेष्मा का स्राव करते हैं ताकि HCl आमाशय की भित्ति को खराब नहीं कर पाए। रोटी के जो बड़े या भोजन के जो बड़े टुकड़े होते हैं उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम भी आमाशय में ही होता है। बाहर से आने वाले बैक्टीरियाओं को खत्म करने का काम भी आमाशय में होता है। भोजन को सड़ने से बचाने का काम भी आमाशय में ही होता है। बहुत सारे काम आमाशय में पाए जाते हैं। तो आमाशय में भोजन कुछ घंटे तक संग्रहित रहता है तथा पेशी के संकुचन से जठर रस में विसर्जित होता है। आमाशय की पेशियों के संकुचन के कारण जठर रस
जठर रस क्रमापुंजन के कारण विस्तृत हो जाता है और एक काइल का निर्माण कर देता है तथा काइल का लुगदी का निर्माण अब भोजन एक लुगदी के रूप में बन गया है। किसके रूप में बन गया है? लुगदी के रूप में बन गया है। इसके पश्चात भोजन छोटी आंत में प्रवेश कर जाता है। आमाशय के पश्चात भोजन छोटी आंत में प्रवेश करता है। यहाँ जेजुनम, ड्यूodenum और इलियम होता है, तो यहाँ जेजुनम, ड्यूodenum और इलियम, ड्यूodenum के द्वारा भोजन प्रवेश करता है। जेजुनम में से होता हुआ इलियम की तरफ आता है, ये हिस्सा इलियम में आता है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ड्यूodenum, जेजुनम और इलियम, 3 भाग होते हैं। तो यहाँ आकर के भोजन छोटी आंत में प्रवेश कर जाता है और सबसे अधिक पाचन और अवशोषण का कार्य भोजन के सबसे अधिक पाचन तथा अवशोषण का कार्य छोटी आंत में ही होता है, क्योंकि लगभग छोटी आंत 7 मीटर लंबाई वाली होती है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि छोटी आंत लगभग 7 मीटर लंबाई वाली होती है। ये विभिन्न नलिकाओं के द्वारा अग्नाशय रस, पित्त, लवण, इसमें विभिन्न नलिकाओं के द्वारा अग्नाशय रस, पित्त, लवण आदि का मिश्रण होता है। यानी जैसे छोटी आंत में आते हैं, आप देखोगे यहाँ ये हमारा पित्ताशय से निकलने वाला पित्ताशय मिल जाएगा और यहाँ ये अग्नाशय से निकलने वाला अग्नाशय रस दूसरे बिल्कुल आदि इसमें मिल जाएंगे। ये दोनों पॉइंट यहाँ पर हमारे सामने। तो इससे क्या होता है कि भोजन में पित्त रस और अग्नाशय रस आदि मिल जाते हैं। इसके बाद में देखिए अग्नाशय रस और पित्त रस मिल जाते हैं आंत के द्वारा, छोटी आंत के द्वारा आंत रस छोड़ा जाता है तथा छोटी आंत के द्वारा आंत रस उत्पन्न किया जाता है। छोटी आंत के द्वारा आंत रस उत्पन्न कर दिया। अब छोटी आंत के द्वारा जब आंत रस उत्पन्न कर दिया जाता है तो विभिन्न प्रकार के यहाँ पाचन के कार्य शुरू हो जाते हैं, जो विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों का पाचन होता है, जिससे विभिन्न प्रकार से पाचन कार्य यहाँ तक की बात एक बार आप नोट कर लीजिए और समझ लीजिए। देखिए आमाशय में भोजन कुछ घंटों तक संग्रहित रहता है, मैंने यहाँ लिखा है 3 से 4 घंटे तक यहाँ आकर के भोजन संग्रहित रह जाता है। आमाशय की पेशियों में क्रमाकुंचन होता है, फैलना
हमें दिखाई दे देती है। ये एक अंदर की क्रियाविधि है। तो जैसे आमाशय की पेशी के अंदर क्रमांकन होता है, जठर रस भोजन में आसानी से मिल जाता है। 1-2 क्रिया होती है। इस तरह के रसांकुर अम्लीय प्रवर्त निकले रहते हैं आमाशय के अंदर। ये अम्लीय प्रवर्त भोजन को हिलाते हैं, इस तरह से मूवमेंट देते हैं, जिससे क्या होता है कि ऑक्सीडेंटिव कोशिकाओं के द्वारा निकलने वाला HCl, जिसे हम जठर रस के नाम से जानते हैं, भोजन में आसानी से मिल जाता है। जैसे भोजन के अंदर जठर रस विस्तृत हो जाता है, एक काय में एक लुप्ति का निर्माण हो जाता है। लुप्ति का निर्माण हो गया, आमाशय के साथ भोजन यहाँ से निकल करके आमाशय में, क्योंकि ये ग्रसनीय अवरोधनी है, ग्रसनीय अवरोधनी से होता हुआ सीधा छोटी आंत में यहाँ से प्रवेश करता है। ये छोटी आंत कुंडलित होती है, लगभग 7 मीटर की लंबाई वाली होती है और बिल्कुल इतनी बारीक छोटी अंगुली के समान आकृति वाली होती है। बड़ी आंत तो अंगूठे से समान या अंगूठे की मोटाई से मोटी होती है, परंतु छोटी आंत बिल्कुल बारीक होती है। आमाशय के पश्चात भोजन छोटी आंत में प्रवेश कर जाता है। भोजन के सबसे अधिक पाचन का और अवशोषण का कार्य छोटी आंत में होता है। इसमें विभिन्न प्रकार की नलिकाओं के द्वारा, जैसे देखो ये पित्ताशय हो गया हमारा, पित्ताशय से निकलने वाला पेट्रस आकर के यहाँ मिल जाता है, इसलिए अवरोधनी के पास है। और इसी प्रकार से यहाँ ये जो हमारा अग्नाशय है, अग्नाशय से निकलने वाला इंसुलिन और अग्नाशय, ये यहाँ आकर के विभिन्न नलिकाओं के माध्यम से छोटी आंत में मिल जाते हैं। छोटी आंत का जो पहले वाला भाग है, जेरिनम से पहले वाला, तो उसके अंदर आकर के शरीर देखिए प्रवेश करता है। भोजन के सबसे अधिक पाचन का कार्य नहीं होता है, आंत नहीं। इसमें विभिन्न तरीकों के द्वारा अग्नाशय लवण आदि का मिश्रण हो जाता है। छोटी आंत द्वारा आंत रस उत्पन्न किया जाता है, जिससे विभिन्न प्रकार से पाचन कार्य करने में सहायता मिलती है। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई। अब इसके पश्चात आगे देखिए, पित्तरस वसा का पायसीत करता है। पित्तरस का प्रमुख क्या कार्य है? पित्तरस वसा का पायसीकरण करता है। पित्तरस का प्रमुख कार्य, प्रश्न बढ़ गया कि पित्तरस का प्रमुख कार्य क्या है? वसा का पायसीकरण करता है। पित्तरस वसा का पायसीकरण करता है और लाइपेज एंजाइम को सक्रिय करता है। पायसीकरण करता है जिससे लाइपेज एंजाइम सक्रिय हो जाता है। जिससे क्या हो जाता है? इससे लाइपेज एंजाइम सक्रिय हो जाता है। ग्रहणी में सरलीकृत कर पचाए गए पदार्थ, ग्रहणी में सरलीकृत करके पचाए गए भोजन, ग्रहणी खासतौर यहाँ से भोजन के जटिलतम अणुओं को किसमें बदल जाता है? सरलीकृत कर दिया जाता है। पचाए गए पदार्थ छोटी आंत के द्वारा ही अवशोषित कर लिए जाते हैं। पचाए गए भोजन को अवशोषित करने का कार्य छोटी आंत में होता है। अब छोटी आंत में भोजन के अवशोषित करने का कार्य हो गया है। अवशोषित पदार्थों को विभिन्न कोशिकाओं की सहायता से अवशोषित पदार्थों को विभिन्न कोशिकाओं की सहायता से, विभिन्न कोशिकाओं की सहायता से रक्त के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाया जाता है। रक्त में मिला करके
कोशिकाओं तक पहुंचा दिया जाता है। हम जानते हैं कि कोशिका शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। प्रत्येक कोशिका को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? हमें भोजन से प्राप्त होती है। भोजन को हम सीधा ही कोशिका में उपयोग लेने योग्य तो होता ही नहीं है, लेकिन इसके जटिलतम अणुओं को सरलीकृत कर दिया जाता है। सरलीकृत करके इसके अंदर जो अच्छे अच्छे तत्व हैं उनका अवशोषण कर लिया जाता है आंत की कोशिकाओं के द्वारा, और आंत की कोशिकाएं अवशोषित करके उसको रक्त में मिला देती हैं, और वही रक्त परिसंचरण तंत्र के द्वारा विभिन्न शरीर की कोशिकाओं तक उस पचित रस को पहुंचा देती है, जिससे कोशिकाएं भोजन करके और ऊर्जा प्राप्त कर लेती हैं और अपना कार्य संपादित करती हैं। यहाँ तक की बात मैं आपको बता दिया कि विभिन्न कोशिकाओं द्वारा रक्त शरीर के विभिन्न तक पहुंचा दिया जाता है। अपचित और अनअवशोषित पदार्थों को अपचित तथा अनावशोषित अपचित और बिना अवशोषित किए हुए भोज्य पदार्थों को, एक को अपचित जो पचे नहीं हो, और एक अनावशोषित पदार्थों को बड़ी आंत में ईलियम के द्वारा बड़ी आंत में डाला जाता है। अब भोजन एक छोटी कुंडलित आंत में घूमता हुआ कथिका का पास सीधा यहाँ से अंधनाल के पास, ये अंधनाल है, अंधनाल से बड़ी आंत में प्रवेश कर जाता है। अब भोजन कहाँ गया? बड़ी आंत में प्रवेश कर दिया गया। बड़ी आंत का प्रमुख कार्य जल और खनिज लवणों का अवशोषण करना होता है। बस वही बच्चों को अब भोजन यहाँ से बड़ी आंत में प्रवेश कर गया, आरोही बड़ी आंत में होता हुआ अनुप्रस्थ बड़ी आंत में, और बड़ी अनुप्रस्थ बड़ी आंत से होता हुआ अवरोही बड़ी आंत में, और सीमाकार बड़ी आंत से मलाशय में प्रवेश करता है। यहाँ पर प्रमुख अवशोषण का कार्य किसका होता है? जल और खनिज लवणों का अवशोषण होता है। शेष बचे अपचित पदार्थ, अब यहाँ से देख लीजिए आप, पेट्रस वसा का पायसीकरण करता है, नाइट्रोजन एंजाइम सक्रिय हो जाता है, ग्रेडेन सरलीकरण करके पचाए गए भोजन का अवशोषण करने का कार्य हो जाता है। अवशोषित पदार्थों को विभिन्न कोशिकाओं की सहायता से रक्त में मिला दिया जाता है, शरीर के विभिन्न अंगों तक रक्त के साथ मिलकर के पहुंच जाती है। अपचित और अनावशोषित भोज्य पदार्थों को ये बड़ी आंत में डाल दिया जाता है, और बड़ी आंत का प्रमुख कार्य ज्यादातर खनिज लवणों का अवशोषण करना होता है। यहाँ तक की बात मैं इससे आगे देखिएगा, थोड़ा सा और है इसमें थोड़ा सा और है। तो देखिए लिखा हुआ है कि बड़ी आंत का प्रमुख कार्य हो गया, शेष बचे अपचित पदार्थों को, शेष बचे अपचित पदार्थों को, शेष बचे हुए अपचित पदार्थों का उत्सर्जन कर दिया जाता है शरीर से बाहर, उत्सर्जन कर दिया जाता है। देखिए कैसे अपचित
भाग ठोस होकर के अस्थायी रूप से मलय से निकलता है। यह है अपचित भोजन का भाग ठोस रूप में बदलकर मलाशय, जो कि 20 सेंटीमीटर लंबा होता है, मलाशय में संग्रहित कर दिया जाता है। ये जो यहाँ तक 20 सेंटीमीटर का भाग है, ये 20 सेंटीमीटर का भाग हमारा मलाशय है। इस मलाशय के अंदर जो अपचित भोजन का भाग है ठोस रूप में बदल करके और क्या कर दिया जाता है, मलाशय के अंदर एकत्रित कर दिया जाता है। तथा तंत्रिका प्रतिवर्ती के कारण तथा मलाशय के पूर्ण हो जाने पर तंत्रिका प्रतिवर्ती के कारण तंत्रिका प्रतिवर्ती के कारण मलाशय के अंदर क्रमाकुंचन होने लग जाता है। कैल्शियम से की क्रिया हो जाती है मल और मल शरीर से मल द्वारा बाहर कर दिया जाता है। ये हमारे पूरी की पूरी शरीर की क्या है, पाचन क्रिया है। ये क्या हो गया, हमारा प्रतिवर्ती चाप के द्वारा क्या कर दिया जाता है और शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अब मैं आपको एक बार और बताना चाहूँगा पाचन क्रिया, शुरू से ही देखेंगे। जैसे ये है हमारा मुंह के अंदर 4 प्रकार के दांत, ये हमारे नासिका हो गई, ये यहाँ पर लैरिंक्स एपिग्लॉटिस हो गया, ये हमारा एपिग्लॉटिस हो गया, ये लैरिंक्स ये यहाँ से ध्वनि निकलती है, लैरिंक्स एपिग्लॉटिस है, ये हमारी भोजन नली, ये हमारी भोजन नली होगी। देखिए सबसे पहले भोजन का एक टुकड़ा बाइट मुंह के अंदर डालते हैं, होंठ दोनों को पकड़ने का काम करते हैं, दांत चबाने का काम करते हैं। दांत 4 प्रकार के होते हैं और प्रत्येक जबड़े में 16 दांत लगे हुए रहते हैं। मैंने आपको ये भी बता दिया कि सबसे पहले कृंतक दांत होते हैं, जिसको कृंतक दांत कहते हैं, इनकी संख्या नीचे और ऊपर के जबड़े में 4 होती है। फिर उसके बाद में रत्नक दांत होते हैं, जिनकी नीचे और ऊपर के जबड़े में संख्या 2 होती है। फिर उसके बाद में आग्रसव